घंटी और लगती है वो पंचायत जहां मुद्दे टलते नहीं और कोई जवाब अधूरा नहीं रहता। आपको इतना बुरा लगा सवाल, मैं इसको दूसरे तरीके से पूछ लेती हूँ। यहाँ दलीलें नहीं, सच्चाई गूंजती है। मैं रीमा पराशर लेकर आती हूँ देश का सच आपके सामने। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती, बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। और आज जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम पड़ताल, सबसे पहले जानेंगे उन 3 प्रमुख खबरों को। तो सबसे पहली और प्रमुख खबर भारत के यूपीआई से जुड़ी हुई। जी हां, भारत के यूपीआई का दुनिया में डंका बजता हुआ नजर आया। बताया जा रहा है इसमें आईएमएफ की तरफ से तारीफ भारत के यूपीआई की गई है। और क्या कुछ कहा है आईएमएफ ने, बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है कि पृथ्वी पर पड़ेंगे शुभ कदम। जी हां, शुभांशु शुक्ला अब वापसी की ओर है, बहुत जल्द धरती पर कदम रखने वाले हैं। किस तरीके का रहेगा पूरा प्रोसेस, बताएंगे विस्तार से आपको। और इसके साथ ही वहां से रवाना होने से पहले शुभांशु शुक्ला ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर है वो है सीधे तौर पर आपसे जुड़ी हुई, क्योंकि अब अगर आप भी रेलवे में सफर करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि सेफ्टी पर रेलवे की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया है। और सीसीटीवी से ट्रेन को लेस किया जाएगा, जिससे कि यात्रियों पर और साथ ही जो लोग अपराधी हैं उन पर सीधे तौर पर नजर रखी जा सकती है इस सीसीटीवी के जरिए। आखिर कितनी ट्रेनों में ये सीसीटीवी लगाए जाएंगे, बताएंगे विस्तार से आपको इस खबर के बारे में। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले आज की और प्रमुख खबर के साथ। आपका मोबाइल ही आपका पर्स या वॉलेट बन जाएगा। आज से करीब 1 दशक पहले तक आम आदमी के लिए ये कल्पना से भी परे बात थी। लेकिन फिर साल 2016 में यूपीआई ने, यानी यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस की लॉन्चिंग ने इसे संभव कर दिखाया है। आज 1 रुपए से लेकर के हजारों रुपए के पेमेंट में यूपीआई का इस्तेमाल किया जाता है। मई जून 2025 की अगर हम बात करें तो रोजाना 64 से 65 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। और साथ ही यूपीआई ने वीजा को पछाड़ दिया है। यह भारत की डिजिटल ताकत और सस्ते, तेज और भरोसेमंद पेमेंट सिस्टम की एक बड़ी जीत है। आज भारत की आम जनता ने घर का राशन और छोटी छोटी चीजें खरीदने के लिए भी जिस तरह यूपीआई का इस्तेमाल किया, उसने इसे पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। यूपीआई का इस्तेमाल सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कई अन्य देश भी कर रहे हैं। आज इसी पर करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं भारत के यूपीआई का जलवा पूरी दुनिया में। तो जी हां, भारत की यूपीआई का जलवा पूरी दुनिया में इस वक्त है। और दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम अब यूपीआई बन चुका है। वीजा को पछाड़ दिया है और वीजा को पछाड़ करके 64 से 65 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए हैं पिछले महीने में, मई से लेकर जून के अंदर। और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो मई 2025 में 25.14 लाख करोड़ के लेन देन हुए जीडीपी का, जो कि 10% है। आईएमएफ ने भारत के यूपीआई की तारीफ की है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ से ये तारीफ की गई है और यूपीआई को दुनिया का फास्टेस्ट पेमेंट सिस्टम बताया गया है। यूपीआई की तारीफ की गई है और भारत की भी तारीफ की गई है। और कहा गया कि भारत अन्य देश की तुलना में अधिक तेजी से भुगतान कर रहा है। यूपीआई ने भारत को नकदी रहित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर किया है, ये बात आईएमएफ की तरफ से कही गई है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड सहित भुगतान के अन्य साधनों का इस्तेमाल काफी कम हो चुका है। ये आप और हम सभी अपनी जिंदगी में रोजमर्रा के तौर पर देखते भी हैं। साल 2016 से यूपीआई तेजी से बढ़ा है और साथ ही जो नकद का भुगतान है उसमें काफी गिरावट
दर्ज की गई है। यूपीआई के जरिए अगर हम देखें तो हर महीने 18 अरब से अधिक का लेन देन यूपीआई के जरिए किया जाता है और भारत में 85% डिजिटल पेमेंट्स अब यूपीआई के ही माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं भारत का जो डंका है ये इसको पूरी दुनिया में बजा दिया है। इसके साथ ही आपको बताते हैं कि आखिर ये यूपीआई सेवा जो है वो कब और कैसे शुरू हुई है। दरअसल एनपीसीआई ने 21 सदस्य बैंकों के साथ इसे लॉन्च किया था एक पायलट के तौर पर और उस दौरान आरबीआई के गवर्नर थे डॉक्टर रघुराम राजन, जिन्होंने 11 अप्रैल 2016 को पायलट प्रोजेक्ट जो है वो पूरा लॉन्च किया था। 25 अगस्त 2026 से बैंकों ने यूपीआई सक्षम ऐप्स को अपलोड करना शुरू कर दिया था। तो सीधे तौर पर ये 2016 में इसकी शुरुआत हुई, लेकिन अभी तक अगर हम देखें तो मात्र 9 साल के अंदर नंबर 1 बनता हुआ यूपीआई नजर आए। लेकिन इसके साथ ही इस यूपीआई की सफलता के पीछे 4 मुख्य वजह जो इस वक्त नजर आती हैं वो आपको बताते हैं। सबसे पहली प्रमुख वजह है कि स्मार्टफोन यूजर्स की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी हुई। 2016 में भारत में स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या मात्र 30 करोड़ थी और अब ये संख्या 60 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। यानी कि आप मानिए कि 9 साल में स्मार्टफोन यूजर्स की जो संख्या है वो डबल से भी ज्यादा है। इसके साथ ही इंटरनेट सस्ता होने की बात के कारण लोगों ने काफी अपनाया है। पहले 1 GB डाटा के लिए 225 रुपए चुकाने पड़ते थे, लेकिन पहले के मुताबिक अगर हम अभी देखें तो 700 MB से बढ़कर 21 GB हर महीने का औसत डाटा है एक व्यक्ति का, ये औसत डाटा निकाला गया है। लेकिन इसके साथ ही स्टार्टअप बूम की भी एक खास भूमिका रही। छोटे दुकानदारों ने इसको सबसे ज्यादा बढ़ाया। डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल छोटे दुकानदारों की तरफ से किया जा रहा है और आज की तारीख में 50 से ज्यादा यूपीआई ऐप्स हैं जो इस वक्त शुरू हो चुके हैं। इसके साथ ही नोटबंदी के बाद यूपीआई का जो चलन है वो और ज्यादा बढ़ा। 2016 को 500 और 1000 के नोट बंद किए गए थे। नवंबर 2016 में 45 लाख पेमेंट्स हुए, लेकिन एक साल के अंदर दिसंबर 2017 में 15.18 करोड़ पेमेंट्स हुए। यानी कि आप समझिए कि मात्र 2016 से लेकर 2017 तक एक साल के अंदर 33 गुना ये पेमेंट्स बढ़े हैं। तो ये 4 प्रमुख वजह जिनकी वजह से यूपीआई नंबर 1 बनता हुआ नजर आया। लेकिन इसके साथ ही भारत के अलावा भी ऐसे कई सारे देश हैं जहां पर यूपीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक नजर उन देशों पर भी डाल लेते हैं। सबसे पहले भूटान, नेपाल, सिंगापुर, ये वो देश है जहां पर यूपीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ ही यूएई में भी इस्तेमाल हो रहा है यूपीआई का, मॉरिशस में भी और फ्रांस में भी। ये वो देश जहां पर आप यूपीआई के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। श्रीलंका, त्रिनिदाद और टोबैगो और साथ ही नामीबिया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाल ही का दौरा रहा और उसके बाद में ही ये बड़ी सफलता मिली कि वहां पर भी यूपीआई पेमेंट शुरू हो चुके हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त जुड़ रहे हैं। ताजा अपडेट के लिए सीधा उनका रुख करते हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? यूपीआई की अगर हम बात करें तो 2016 के बाद में अब 2025 9 साल के अंदर यूपीआई पेमेंट्स नंबर 1 बढ़ता हुआ नजर आया और इस बात को आईएमएफ ने भी माना है। शैलेंद्र, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, हमारा संपर्क अभी उनसे नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से उनसे संपर्क साधेंगे, लेकिन सीधे तौर पर अगर हम देखें तो आईएमएफ की तरफ से ये बात कही गई है और साथ ही भारत की तारीफ की, भारत के जो यूपीआई सिस्टम है उसकी तारीफ करते हुए भी आईएमएफ नजर आई है। और इससे कहीं ना कहीं भारत का जो लेन देन है, भारत में जो आम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त यूपीआई, उस यूपीआई के जरिए सबसे ज्यादा लेन देन किया जा रहा है। पिछले महीने की अगर हम बात करें मई से लेकर जून तक तो 64 से 65 करोड़ ट्रांजैक्शन यूपीआई के जरिए हुई है और इस ट्रांजैक्शन ने कहीं ना कहीं जो वीजा के जरिए हम ट्रांजैक्शन पहले करते थे उसे भी पीछे छोड़ दिया। ये वीजा, ये वो सर्विस है जो सालों से चल रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं उसे भी यूपीआई ने पीछे छोड़ दिया है। नजर इस खबर पर लगातार बनी रहेगी, साथ ही अपने संवाददाता से भी करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले न्यूज पंच में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने,
वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, यूपीआई नंबर 1 अब बन चुका है और भारत का जो डंका है वो पूरी दुनिया में बसता हुआ नजर आया। और किस तरीके से यूपीआई इस वक्त अर्थव्यवस्था में भी पूरा सहयोग कर रहा है, लोग किस तरीके से आम जीवन में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर लगातार हम कर रहे हैं चर्चा। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र बने हुए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। शैलेंद्र, भारत का यूपीआई का डंका इस वक्त पूरी दुनिया में बसता हुआ नजर आया और इस बात को IMF ने भी माना है। जी देखिए कृतिका, आपने उन कारणों की चर्चा की जिसकी वजह से यूपीआई डिजिटल पेमेंट सिस्टम इतना लोकप्रिय हुआ है। सस्ता इंटरनेट है, स्मार्टफोन की उपलब्धता है, लेकिन हम जानते हैं कि इंटरनेट की सुविधा दुनिया के तमाम देशों में है, स्मार्टफोन दुनिया के तमाम देशों में है, लेकिन भारत में जो डिजिटल पेमेंट का जो इकोसिस्टम बना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब डिजिटल इंडिया की शुरुआत की और उसके बाद से हमने देखा कि इसमें तमाम वो काम हुए जिसमें जो छोटे भुगतान आप करते हैं डिजिटल पेमेंट के जरिए, उसमें कोई शुल्क नहीं लगता है, प्रोत्साहन दिया गया। उसके बाद हमने देखा कि तमाम जो छोटे दुकानदार, आज आप सब्जी खरीदते हैं, आप किसी ठेले पे कुछ लेते हैं, बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि वो महीनों उन्होंने कोई ATM से पैसा नहीं निकाला है या फिर उन्हें कुछ रुपए देने की जरूरत नहीं पड़ी है चूंकि वो डिजिटल पेमेंट करते हैं। तो ये अपने आप में एक सफलता की कहानी है। हम देख रहे हैं कि ऐसा पहली बार हुआ है कि दुनिया के जो विकसित देश हैं वो भी भारत से MOU साइन कर रहे हैं, भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम से सीख रहे हैं। आपने सिंगापुर का जिक्र किया ही, तमाम पश्चिमी देश भी इच्छुक हैं। हम संख्या देख रहे हैं कि धीरे धीरे बढ़ रही है, जहां पर हम डिजिटल पेमेंट होता हुआ भविष्य में देखेंगे। तो ये भारत की जो सफलता की कहानी है, दुनिया उसे अब देख रही है कि डिजिटल पेमेंट के जो तमाम तरीके हैं, जब भीम ऐप लॉन्च हुआ था उसके बाद हमने देखा था कि कितना क्रांतिकारी बदलाव डिजिटल पेमेंट सिस्टम में आया। तो भारत सरकार ने जो एक पहल की, एक डिजिटल इकोसिस्टम बनाया, उसका ये नतीजा है कि आज आप तमाम प्रोत्साहन देखते हैं। आज लोग क्रेडिट कार्ड या ATM कार्ड की जगह जो छोटे मोटे जो भुगतान है वो डिजिटल पेमेंट के जरिए करते हैं, भीम ऐप के जरिए करते हैं, तमाम अन्य जो ऐप हैं उसके जरिए करते हैं। तो ये समय समय पर जो पॉलिसी इंटरवेंशन किया गया, जो डिजिटल इकोसिस्टम बनाया गया, प्रोत्साहन दिया गया आम लोगों को, उसका नतीजा है। और एक सुरक्षित है ये बात बिल्कुल साबित हुई, हमेशा ये बात सामने आई। तो अब जनता का भरोसा है कि वो जो छोटे मोटे भुगतान करते हैं वो डिजिटल पेमेंट के जरिए करें। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो सरकार की तरफ से भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका हमें देखने को मिली है, क्योंकि डिजिटल पेमेंट जब शुरू किया गया था तो उसमें किसी प्रकार का कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगाया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल कर सकें। खासतौर पर जो छोटे दुकानदार हैं, आज आप कभी भी बाहर निकलेंगे तो जो रेड़ी पटरी वाले लोग हैं, जो ठेलियां लगाते हैं, सब्जी बेचते हैं, 10-15 रुपए भी अगर आपको देने हैं तो आप UPI के जरिए उनको पे कर सकते हैं, जो एक कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कदम है और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। देखिए कृतिका, आज से अगर आप 4-5 साल 10 साल पहले जाएं तो जो आम नागरिक होता था, नौकरी पेशा या फिर बाकी लोग, वो जैसे ही उनको सैलरी मिलती थी या जैसे ही उनको मजदूरी मिलती थी तो सबसे पहले वो उसे ATM के जरिए अपने पास कुछ नगद रख लेते थे, कुछ घर पर दे देते थे। अब ये एक तरह से पूरी व्यवस्था बदल गई है। शायद आप भी और हम भी सब सैलरी आती है तो महीनों इस बात की चिंता नहीं करते या फिर पूरे महीने में कि नहीं हमें कुछ नगद निकाल के रखना ही रखना है, क्योंकि तमाम पेमेंट आप डिजिटल करते हैं, चाहे वो किसी ऑटो वाले को पेमेंट करना हो या फिर मेट्रो में कार्ड रिचार्ज कराना हो, या तमाम जो भुगतान है वो डिजिटल होता है। डिजिटल पेमेंट ऐप के जरिए हुआ क्या है कि फुटकर जो आप खरीदारी करते हैं उनको जो प्रोत्साहन दिया गया, जब आप कोई 500, 200, 100 रुपए का सामान खरीदते हैं और अगर आप उसे कार्ड के जरिए खरीदें
या फिर डिजिटल पेमेंट के जरिए अगर आप ऐप के जरिए करें, भीम ऐप या फिर तमाम ऐप से, तो देखिए वो ज़्यादा सुविधाजनक है, उस पर शुल्क नहीं है। और इसीलिए जब एक बात आई कि हाँ बड़े भुगतान पर शुल्क लगाया जाए, तो हम इसीलिए कि वो क्रेडिट कार्ड या फिर बाकी ATM कार्ड से महंगा पड़ता है भुगतान, डिजिटल पेमेंट जो ऐप के जरिए करते हैं आप, भीम ऐप या तमाम ऐप के जरिए, वो सस्ता पड़ता है। बिल्कुल। इसकी व्यवस्था ने हमने देखा है कि डिजिटल पेमेंट को बहुत बढ़ावा दिया है, न केवल भारत में बल्कि अब तमाम दुनिया के जो देश हैं वो भारत के इस अनुभव से सीख रहे हैं और डिजिटल पेमेंट को, डिजिटल ऐप के जरिए पेमेंट को अपना रहे हैं। इसके साथ ही यूपीआई सुविधा जो है वो सिर्फ रेडी पटरी तक सीमित नहीं रही या दुकानदारों तक सीमित नहीं रही। आज की तारीख में जब हम अपने मोबाइल का भी रिचार्ज करते हैं तो वो भी हम ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही बिजली का बिल हो, गैस का बिल हो या फिर तमाम जो बिल हैं वो भी हम ऑनलाइन कर सकते हैं, जिसके लिए पहले हमें घंटों लाइनों में लगना पड़ता था। अलग से एक दिन छुट्टी लेकर के वहां हम लाइनों में लगते थे और पेमेंट करते थे। लेकिन आज वो सब लाइनों से हम दूर, घर बैठे ही तुरंत ही हम इसकी पेमेंट कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी सुविधा भी है जो समय भी बचाती है आपका। कृतिका, इसीलिए हम उस डिजिटल इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं जिसमें यूपीआई के भुगतान के जरिए डिजिटल लेन देन आसान तो बनाया गया, साथ ही साथ वो इकोसिस्टम बनाया गया। तमाम जो आप पेमेंट करते थे, जिसके लिए कार्यालय जाना पड़ता था, जिसके लिए जाकर सामने अपने कार्ड से भुगतान करना पड़ता था, अब वो ऑनलाइन मौजूद है। आप भुगतान कर सकते हैं, आप डिजिटल पेमेंट के जो तमाम माध्यम है उसके जरिए कर सकते हैं। यूपीआई के जरिए इसलिए सुविधाजनक हो गया है क्योंकि ये काफी आसान है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि जैसे फुटकर भुगतान की बात हो या फिर तमाम जो आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं या फिर तमाम बिजली का बिल हो या गैस का बिल हो, वो पेमेंट करते हैं, तो उसमें हमने देखा है कि यूपीआई के जरिए भुगतान काफी आसान और सुविधाजनक हो गया है। इसीलिए लोग इसको काफी एक तरह से पसंद कर रहे हैं और भारत के इस यूपीआई भुगतान प्रणाली को, इस सिस्टम को दुनिया के देश अपना रहे हैं, समझ रहे हैं। इसीलिए जब हम डिजिटल पेमेंट की बात करते हैं तो उसमें यूपीआई सबसे प्रमुख तरीके के तौर पर उभर कर सामने आया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेन, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़े हुए। तो इस खबर पर नजर रहेगी, लेकिन इसी बीच न्यूज पंच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और वैसे ही खतरनाक होती है अधूरी खबर, क्योंकि हर खबर के साथ जुड़ा होता है उसका इतिहास, वर्तमान और भविष्य। देखिए हर बड़ी खबर जिसमें होगा तथ्य, तर्क और सबूत। देखिए पूरा सच प्रखर श्रीवास्तव के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। जिंदगी एक गणित है और भविष्य एक कैलकुलेशन। आपके चारों तरफ तैरती हुई खबरें एक मकड़जाल की तरह है। देखते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन सच कितना जानते हैं, क्योंकि सच तालों में बंद है। इसी सच को हम आपके लिए डीकोड करेंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। रुक करते हैं न्यूज पंच के जरिए हम अगली महत्वपूर्ण खबर का। भारत ने 2 साल पहले आज ही के दिन जहां चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर भेजा था, तो वहीं आज ही के दिन ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से लौटने के लिए भी तैयार है। इसके साथ ही चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के बाद भारत अपने अंतरिक्ष मिशन से एक ऐतिहासिक मील का पत्थर स्थापित करने के लिए भी तैयार है। शुभांशु शुक्ला अपनी टीम के साथ आज अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन छोड़ेंगे और कल कैलिफोर्निया के तट के पास स्प्लैश डाउन करेंगे। शुभांशु की वापसी चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक गौरव का क्षण होगा। आपको बता दें कि भारत ने साल 2027 में मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान का भी लक्ष्य रखा हुआ है और इसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को भारतीय धरती से भारतीय रॉकेट पर सवार होकर कक्षा में भेजा जाएगा। और इसी कड़ी में आज अहम मोड़ भी आने वाला है, जब शुभांशु शुक्ला सहित एक्सियोम 4 क्रू भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद लगभग 4:30 बजे ISS यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से अनडॉक होंगे और कल पृथ्वी पर सुरक्षित लौटेंगे। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि शुभांशु ने वहां रवाना होने से पहले क्या कुछ कहा है। आज का भारत स्पेस से महत्वाकांक्षी दिखता है। आज का भारत निडर दिखता है। आज का भारत
कॉन्फिडेंट दिखता है। आज का भारत गर्व से पूर्ण दिखता है और इन्हीं सब कारणों की वजह से मैं एक बार फिर से कह सकता हूँ कि आज का भारत अभी भी सारे जहां से अच्छा दिखता है। जल्द ही धरती पर मुलाकात करते हैं। तो शुभांशु शुक्ला ने कहा है कि आज का भारत जो है वो अभी भी सबसे बढ़िया, सबसे सुंदर दिखता है वहां से, और इसके साथ इन्होंने कहा कि बहुत जल्द पृथ्वी पर मुलाकात होगी। तो ये बात शुभांशु की तरफ से कही गई, लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि आज जब ये वापसी होगी तो उसका किस तरीके से पूरा प्रोसेस रहेगा, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। तो वापस लौटेंगे शुभांशु, और वापसी का पहला कदम की अगर हम बात करें तो पहला कदम है ये अनडॉकिंग, जिसको लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। और अनडॉकिंग की अगर हम बात करें तो 2 अंतरिक्ष यान जो है वो एक दूसरे से अलग होंगे उस दौरान, जिसकी हम ग्राफिक्स के जरिए आपको एक तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने की। अनडॉकिंग के समय डिप्रेशराइजेशन को चेक किया जाता है और कैप्सूल के अंदर दबाव को बाहर के दबाव के बराबर किया जाता है, जो टेम्परेचर है वो बराबर हो। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और प्रयोगों की भी जांच इस दौरान की जाती है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उसके अंदर लगे हुए हैं, सभी प्रयोगों, डाटा रिकॉर्ड्स और जरूरी सामग्री कार्गो में पैक की जाती है, जो भी वहां से जो वैज्ञानिक है वो लेकर आ रहे हैं। कैप्सूल की सुरक्षित और सटीक अनडॉकिंग मिशन से कंट्रोल की जाती है, मिशन कंट्रोल से, और इसके साथ ही अनडॉकिंग की मंजूरी मिलने के बाद इन्हें अलग किया जाता है, जैसा कि आप ग्राफिक्स के जरिए देख भी रहे हैं। इसके साथ ही अनडॉकिंग में ड्रैगन कैप्सूल को ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग किया जाता है और उसके बाद में छोटे थ्रस्टर्स को इस्तेमाल किया जाता है और ISS से कैप्सूल को दूर ले लाया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया है जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब शुभांशु वहां से रवाना होंगे और धरती पर आएंगे तो किस तरीके की पूरा प्रक्रिया रहेगी। तो कैप्सूल से ट्रंक अलग होता है, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, और ट्रंक में सौर पैनल और अतिरिक्त हार्डवेयर लगे होते हैं और पृथ्वी में प्रवेश करते समय ट्रंक की जरूरत उस दौरान नहीं होती है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि डी ऑर्बिट बर्न से स्प्लैश डाउन वहां किया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया है, क्योंकि वापसी की अगर हम बात करें तो वापसी की प्रक्रिया में सबसे अहम रोल होता है डी ऑर्बिट बर्न का, जब वहां से वापसी की जाती है। डी ऑर्बिट बर्न सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया, और पृथ्वी से लगभग 350 किलोमीटर ऊपर डी ऑर्बिट बर्न की ये पूरी प्रक्रिया वहां पर की जाती है और उसके बाद में प्रेशर के साथ ये आता है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि डी ऑर्बिट बर्न में कैप्सूल थ्रस्टर्स को इग्नाइट करता है, वहां से प्रेशर करता है और तब ये धरती की ओर रवाना होते हैं। कैप्सूल की गति और दिशा बदलकर सही ट्रेजेक्टरी में इसको डाला जाता है ताकि एकदम जो वातावरण है वो अनुकूल हो जाए, उसकी जो स्पीड है उसको कंट्रोल किया जा सके। पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करने के लिए सही रास्ते पर इसको डाला जाता है। साथ ही कैप्सूल की पृथ्वी में री एंट्री काफी अहम उस दौरान होती है और हम सभी की नजर इस पर बनी रहती है, क्योंकि इस दौरान अगर हम देखें तो करीब 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल में प्रवेश शुरू होता है और उस दौरान जो सबसे ज्यादा एक तरह से हम कहें तो काफी ऐसा मोड़ होता है जिस पर हम सभी की नजर रहती है। वायुमंडल में प्रवेश के समय 1900 से 2200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है और कैप्सूल पर हीट शील्ड जो है वायुमंडल में घर्षण से उत्पन्न उच्च तापमान से भी बचाती है, क्योंकि तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है उस दौरान, और हीट शील्ड यान के अंदर के सिस्टम और यात्री को गर्मी से बचाती है ताकि किसी भी प्रकार की कोई मिसहैपनिंग उस दौरान ना हो। री एंट्री के समय सुरक्षित लैंडिंग के लिए पैराशूट की मदद ली जाती है और इसके साथ ही करीब 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये पैराशूट खोले जाते हैं। और पहले गाइड की अगर हम बात करें तो पैराशूट खुलता है पहले गाइड, और उसके बाद में जो कैप्सूल को सही दिशा में स्थिर करता है, सही दिशा में लेकर के जाता है। उसके बाद मेन पैराशूट खोलता है जो कैप्सूल की जो स्पीड है, उसकी जो गति है उसको कंट्रोल करता है, उसको धीमा करता है ताकि एक सुरक्षित लैंडिंग हो सके। इसके साथ ही अंतिम चरण की अगर हम बात करें तो कैप्सूल जो है वो पानी में सुरक्षित रूप से लैंड होता है और उसके बाद पानी में सुरक्षित रूप से गिरने के बाद उस जो पूरी प्रक्रिया है उसको स्प्लैश डाउन कहा जाता है। तो इस पूरी स्प्लैश डाउन की जो पूरी प्रक्रिया है वो हमने आपको बताई, लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि जब ये वैज्ञानिक वहां पर गए हुए हैं शुभांशु और उनके साथी, तो वहां से काफी सारा खजाना भी लेकर आ रहे हैं। ड्रैगन यान में आपको बता दें कि 580 पाउंड यानी करीब 263 किलो का वजन वैज्ञानिक सामान उनके साथ में मौजूद है और कई सारी अगर हम देखें तो वैज्ञानिकों ने कई सारी खोज भी वहां पर की है। नासा का हार्डवेयर और
60 से ज्यादा साइंस एक्सपेरिमेंट्स का भी डाटा इसमें शामिल है। भविष्य में अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया के लिए जो कि कहीं ना कहीं काफी लाभकारी साबित होगा। हमारे साथ में हमारे सहयोगी तापस से जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। तापस, ये पूरी प्रक्रिया जो है वो तो हमने अपने दर्शकों को समझाई ही, लेकिन इसके साथ ही जो वैज्ञानिक वहां से आ रहे हैं, शुभांशु शुक्ला और उनके 3 साथी, और वो कहीं ना कहीं काफी सारा खजाना इस वक्त वहां से लेकर आ रहे हैं। किस तरीके का खजाना होगा ये? देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो हम लोग जो ये लोग गए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट्स इन लोगों ने किया, खास तौर से जिस तरीके से ग्रेविटी काम करता है बॉडी पे, किस तरीके से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे जो काम होता है, जो पेड़ पौधे उस वहाँ पे कैसे इस तरीके की ग्रेविटी में पनपते हैं, ये सारी जो डिटेल्स है, वो जो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं वो शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम ने किया। शुभांशु शुक्ला खुद उन्होंने करीब ऐसे बहुत सारे 18 से 20 एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जो भारत के, उनको एक तरह से जो भारत के जो बहुत सारे वैज्ञानिक इंस्टीट्यूट हैं उन्होंने उसे पे जो मॉड्यूल्स दिए थे कि ये चीजें हैं, आप इनको टेस्ट कीजिए, इनके साथ काम कीजिएगा। तो पायलट है, एयरफोर्स के पायलट है, लेकिन उनको ये भी ट्रेनिंग दी गई कि कैसे कैसे ये सब चीजें करनी है, जिससे कि उनको सुविधा हो और भारत और पूरे विश्व को वो जो डिटेल उसके बाद रिपोर्ट आएगी उससे उनको फायदा मिले। अहम चीज है कि करीब 4:35 पे भारतीय समय के अनुसार ये अनडॉकिंग की जाएगी और कल करीब 3 बजे के करीब 2:35 इनफैक्ट ये कैलिफोर्निया के बीच के तरफ ये यहाँ पे एक्सपेक्ट करें कि उनका जो कैप्सूल है वो पहुंचेगा। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो बहुत क्रिटिकल है। क्रिटिकल इसलिए क्योंकि जब आप वापस आते हैं, आपने सही कहा कि करीब 1900 से 2200 के करीब जो गर्मी पैदा होती है फ़ारेनहाइट की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और वो जो री एंट्री है, देखिए जाना उतना मुश्किल है, जाना मुश्किल है लेकिन उतना नहीं है जितना आना है। आना जो री एंट्री है, री एंट्री जो होती है वो बहुत मुश्किल होती है और उसमें कोई गुंजाइश की मतलब कमी नहीं हो सकती, उसमें सारी चीजें परफेक्ट होनी चाहिए। खासतौर से जो प्लेटिंग होती है, जो ये जो घर्षण होता है जो गर्मी का, उसको सहने का, वो बहुत अहम हो जाता है। और इसी वजह से ये जो एक्सपेरिमेंट है और ये जो री एंट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त उस ड्रैगन कैप्सूल पे है जहां से शुभांशु शुक्ला नीचे उतरेंगे जिसके साथ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तापस, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़े। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। दोपहर 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। शोर शराबे की भीड़ में जब आपको देखनी हो पूरी खबर,